आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यू मंगा। इसके कुछ ही चैप्टर आए हैं और मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूं। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब ने नया हाइप का ऑप्शन दिया, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। इसको हमें मोटिवेशन मिलती है। लाइक और कमेंट भी कर देना। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। मनहवा की शुरुआत हमें मुरिम के अंदर एक मंडप दिखाकर होती है। एक आदमी बोलना शुरू करता है और यह जीवित बुद्ध मास्टर मूसान है, जो किसी से पूछ रहे हैं कि वे योयो के बारे में क्या जानना चाहते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, वे उसके इतिहास को दर्ज करने के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। मूसान हंसते हुए कहते हैं कि योयो, जो कि दीप्तिमान मार्शल सम्राट थे, बहुत दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति थे और बुद्धा ने ही उन्हें उनके पास भेजा होगा। इतिहासकार कहती है कि यह ठीक वैसा ही है जैसा उसने सोचा था, और वह सोचती है कि वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा था। मूसान कांपने लगते हैं, उसकी रोजमर्रा की आदतों और उसके हाव भाव के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि वह अब यह बकवास और नहीं कर सकते, और वह गुस्से में दिखते हैं। इतिहासकार पूछती है कि वह क्या कह रहे हैं और एक बौद्ध होते हुए वह गाली क्यों दे रहे हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है। इतिहासकार को प्योंग कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग प्योंग दोजुक द्वारा कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कहते हैं कि वे योनियों का नाम सुन सुनकर बहुत थक चुके हैं। हमेशा कोई न कोई बात उसी से जुड़ी होती है। वह सोचते हैं कि इतिहासकार यहाँ है ही क्यों, और अपने आदमियों से कहते हैं कि चारों ओर बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करो ताकि भूत अंदर न आ सके। हम योनियो दीप्तिमान मार्शल सम्राट के बारे में और अधिक जानते हैं। वह एक महान किंवदंती हैं जिन्होंने अराजकता के युग का अंत किया, एक सच्चे सज्जन और महान व्यक्ति हैं, और एक प्रसिद्ध वीर योद्धा हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कुछ लोग उन्हें अब तक का सबसे महान मानते हैं और कुछ उन्हें सबसे बड़ा वीर योद्धा कहते हैं, लेकिन वह नहीं जानती कि हर कोई उनके बारे में बात करने से क्यों बचता है, और एक इतिहासकार के रूप में यह उसका कर्तव्य है कि वह इतिहास के छिपे हुए पहलुओं को भी दर्ज करे। आज शायद वह आखिरकार इसका कारण जान पाएगी। जब वह भिखारी संप्रदाय की ओर जाती है तो वह दिव्य पागल कुत्ते से बात करती है, जो उस पर हंसता है कि उसे शाओलिन और प्योन कबीले से भगा दिया गया। इतिहासकार कहती है कि जहां भी वह गई, सबकी प्रतिक्रियाएं लगभग एक जैसी ही थीं। जैसे ही उसने योनियों का नाम लिया, वे सभी उसके साथ कठोर व्यवहार करने लगे। पागल कुत्ता कहता है कि वे बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करेंगे। वह पूछती है कि उसका क्या मतलब है, और वह इसे समझाना शुरू करता है। हमें 100 साल पहले ग्वांगडोंग के वेई कबीले में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वह सबसे बुरा किस्म का इंसान था। और जब हम उसे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं तो वह कहता है कि वह सबसे ताकतवर बनना चाहता है, और तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। एक बार एक लड़का था जिसने आसमान के नीचे सबसे महान बनने का सपना देखा था। एक मार्शल कबीले में जन्मा, उसे योद्धाओं की वीरता सिखाई गई थी। इसी वजह से वह पहले से ही शीर्ष तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता जानता था, और वह रास्ता था केवल निरंतर प्रयास के माध्यम से। और वह कहता है कि चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं होता, और प्रयास ही आगे बढ़ने का एकमात्र सच्चा रास्ता है। लेकिन यह सब जानने के बावजूद एक छोटी सी समस्या थी। वह खिड़की से बाहर देखता है, सूरज को डूबता हुआ देखता है, और कहता है कि अब शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह उठकर बैठता है, एक बार फिर बाहर देखता है, और फिर बस करवट बदलकर वापस लेट जाता है। वह कहता है कि यह वाकई अफसोस की बात है, क्योंकि आज ही वह दिन था जब उसे सर्वश्रेष्ठ बनने की नींव रखनी थी। और फिर वह कहता है कि वह आज रात चैन से सोएगा और कल से प्रशिक्षण शुरू करेगा। कोई उसके कमरे में प्रवेश करता है, ये उसके कमरे में आता है और उसकी ओर बढ़ता है, कहता है कि उठो। यूनियो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, और वह आदमी चिल्लाता है, कहता है, जाग जाओ। आखिरकार यूनियो उठता है और पूछता है कि वह यहाँ किस लिए आया है। और यह उसका पिता है, कबीले का मुखिया और न्यायप्रिय वीर तलवारबाज जिसका नाम जेंगन है, जो पूछता है कि क्या उसे पता है अभी कितने बजे हैं। यूनियो कहता है कि उसने सूरज देखा था, और जेंगन पूछता है कि वह अभी भी बिस्तर पर क्यों पड़ा है। वह कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज डूब रहा है। जेंगन पूछता है कि वह कितने समय से अपने कमरे में बंद है। यूनियो कहता है शायद 2 या 3 दिन, लेकिन उसे लगता है कि 2 दिन हुए हैं। उसके पिता कहते हैं कि पहले ही 4 दिन हो चुके हैं, और वह 4 दिनों से कंबल में लिपटा हुआ लुढ़क रहा है। कहते हैं कि इतनी देर लेटे रहने से उसकी पीठ जरूर दुख रही होगी। यहां तक कि भालू भी 3 दिन बाद पसीने से पलट जाता। यूनियो हंसते हुए कहता है कि इसी वजह से वह कभी कभी उठ जाता है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं, और यूनियो यह समझ जाता है और कहता है कि उसने सच में अभ्यास करने की कोशिश की थी। उसके पिता पूछते हैं कि कैसा रहा, लेकिन यूनियो कहता है कि जब भी उसने अपनी आंखें खोली, सूरज पहले ही डूब चुका था। उसके पिता पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, और यूनियो कहता है कि जब सूरज डूब जाता है तो सोना पड़ता है। इस तरह वह अगले दिन जल्दी उठकर अभ्यास कर सकता है। उसके पिता पूरा बिस्तर पलट देते हैं, उसे उठाकर, और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आज वह उसकी यह सड़ी हुई आदत सुधार देंगे और फिर हमेशा के लिए उसे सीधा कर देंगे। जेंगन के ऑफिस के अंदर वह परेशान है। प्रशासक, जिसका नाम जो बांग है, पूछता है कि क्या यह फिर से दूसरे छोटे मालिक के बारे में है।
जेंगन पूछता है कि और किसके बारे में वह चिंता कर सकता है, और बांग उसे बताता है कि चिंता मत करो, वह जल्द ही समझदार हो जाएगा। जेंगन आह भरता है, कहता है कि यह सब उसकी ही गलती है। वह उस साल एक मार्शल ड्यूल तीर्थ यात्रा पर चला गया था जब यूनियो 2 साल का हुआ था, अपनी पत्नी हान सोंगा, अपने बड़े बेटे सान हो, यूनियो और फिर उनके अजन्मे बच्चे सेरियोनन को छोड़कर। उस समय उसे लगा था कि यह यात्रा अधिकतम 2 साल की ही होगी। हालांकि वह कई घटनाओं में उलझ गया और पूरे 8 साल बाद ही वह लौट सका और पूरा कबीला उसका स्वागत करने आया। और भले ही उसे धर्मनिष्ठ वीर तलवारबाज की मांद उपाधि मिली, लेकिन उसने जो खोया वह बहुत ज्यादा था। जब वह लौटा तो उसकी कभी कोमल रही पत्नी अब बाघ से भी ज्यादा तेज हो गई थी, कह रही थी कि 8 साल बहुत ज्यादा हो गए। और उसका प्यारा बेटा, जिसके बारे में उसने सोचा था कि कोई समस्या नहीं होगी, वह एकदम सुस्त आलसी बन गया था। जेंगन गहरी सांस छोड़ता है, पूरी तरह तनाव में, और बांग उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि जरूर कोई रास्ता होगा। जेंगन पूछता है कैसे, और बांग कहता है कि क्या वह भूल गया है कि वह जल्द ही लौटने वाला है। जेंगन पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, और फिर उसे एहसास होता है कि वह उसके बेटे के बारे में बात कर रहा है। बांग कहता है कि 3 साल बाद वह आखिरकार अकादमी से वापस आ जाएगा। जेंगन हंसते हुए कहता है कि यूनियो की अब खैर नहीं, क्योंकि एक ही इंसान है जिससे वह सच में डरता है। फिर से यूनियो को सिहरन होती है, वह मुड़ता है, सोचता है कि यह क्या है, और देखता है कि उसका भाई सान हो उसे घूर रहा है। सान हो पूछता है कि वह कितनी देर से सो रहा है, और योनियो बस यह सोच रहा है कि वह वहां कितनी देर से है। सानहो कहता है कि उसने पहले पूछा था, और योनियो को एहसास होता है कि वह झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ है, और सानहो बस उसे घूरता ही रहता है। योनियो कहता है कि यह वैसा नहीं है जैसा वह सोच रहा है। वह आज सुबह जल्दी ट्रेनिंग कर रहा था और उसने बहुत मेहनत की, और वह बस थक गया था, इसलिए उसने झपकी ले ली। वह बस यह सोच रहा है कि उसका भाई कब वापस आया। सानहो पूछता है कि क्या उसने सच में ट्रेनिंग की थी, और योनियो कहता है हाँ। उसका भाई फिर उसे कहता है कि वह उस तकनीक का इस्तेमाल करके उस मोमबत्ती को 2 हिस्सों में काटे, और वह देखना चाहता है कि इन 3 सालों में उसने कितनी तरक्की की है। योनियो उठता है और अपनी तलवार पकड़ता है, और सानहो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, सोचता है कि वह किसका इंतजार कर रहा है। योनियो कहता है कि वे अंदर हैं और यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन सानहो कहता है कि वह सब संभाल लेगा, उसे बस दिखाना है कि उसके पास क्या है। योनियो कहता है ठीक है, और करने का फैसला करता है, कहते हुए अब या कभी नहीं। वह अपनी तलवार घुमाने लगता है और उसे मोमबत्ती की ओर तान देता है। वह एक पल रुकता है, फिर आगे की ओर दौड़ता है, कमरे में उड़ते हुए कई तलवार तकनीकें करता है, और उसका भाई हैरान दिखता है जब योनियो सोरिंग ड्रैगन नामक तकनीक का इस्तेमाल करता है। वह झूलता है और मोमबत्ती से काफी आगे जाकर उतरता है। वह मुड़ता है, सोचता है कि क्या उसने कर दिखाया, लेकिन देखता है कि उसने मोमबत्ती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और वह कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने यह सब बेकार में किया। और सानहो कहता है कि पूरे 3 साल हो गए हैं और यह एक तलवार तकनीक में महारत हासिल करने और दूसरी पर आगे बढ़ने के लिए काफी है, लेकिन उसके मामले में ऐसा लगता है कि वह 3 साल पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है, और वह चला जाता है। उस रात खाने के समय हम देखते हैं कि वे सब एक मेज के चारों ओर बैठे हैं। योनियो कहता है कि उसे अब हो जाएगी, और उसे इसका पूरा यकीन है। जेंगन पूछता है कि अकादमी कैसी है, और सानहो कहता है कि सब ठीक है। उसके पिता सोचते हैं कि क्या उसे कोई कठिनाई हुई है, और वह कहता है कि अगर कोई कठिनाई नहीं होती तो वह प्रशिक्षण नहीं कहलाता, और उसे विश्वास है कि खुद को पार करने के लिए यह जरूरी है। जेंगन अपने बेटे पर गर्व करते हुए कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन सानहो कहता है कि असल में उसे ही सबसे ज्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि वह इतने लंबे समय तक दूर रहा। जेंगन पूछता है कि क्या उसे कोई और समस्या हुई है, और सानहो अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहता है कि हाँ, एक काफी बड़ी समस्या है। उसकी माँ सांगह पूछती हैं कि क्या हुआ है, और वह कहता है कि यह योनियो के बारे में है। सभी थोड़े चिंतित नजर आते हैं, और योनियो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। सानहो आगे कहता है कि उसे लगता है कि उन्हें योनियो को अपनी मार्शल अकादमी में ले जाना चाहिए। योनियो साफ मना कर देता है, और फिर मैड डॉग कहानी सुनाते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मूसान और डोजुक भी योनियो का नाम सुनते ही दांत पीसने लगते हैं। लेकिन यही वह शुरुआत थी जब उसकी महान गाथा शुरू हुई, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्वर्ग और मार्शल जगत से भी ऊपर खड़ा था, क्योंकि वह पूरी तरह से अजेय था, और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह आलसी लड़का इतना ताकतवर बन जाएगा। फिर से योनियो की ओर लौटते हैं। वह कहता है कि वह चलने से पहले थोड़ा आराम करना चाहता है, भले ही वे अभी अभी घर से निकले हैं। योनियो अपने परिवार की ओर देखता है और अपनी छोटी बहन सुयोन की ओर, जो अपनी आंखें फाड़कर रो रही है, उसे जाने से मना कर रही है। लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि वह एक मर्द बनकर लौटे, और उसकी माँ बस इतना कहती है कि अपना ख्याल रखना। और वे जानते थे कि वे उसे रोक नहीं सकते, भले ही उसे जाते देख थोड़ा दुखी थे। वह उन्हें कहता है कि मत रो, वह वापस आ जाएगा। सरीन उसे अलविदा कहकर हाथ हिलाती है, जबकि जेंगन हंसता है और संघा उस पर हंसने के लिए भौंकता है। जैसे ही वे निकलते हैं, यात्रा काफी सुगम रही। कम से कम यह सिर्फ सोनहो के लिए ही था, क्योंकि योनियो तो पूरी तरह थक चुका था। वह उससे पूछता है कि क्या वे लगभग पहुंच गए हैं, और सोनहो उसे बताता है कि अभी 10 दिन और बाकी हैं।
योनियो पूछता है कि क्या उसने सही सुना, और सोनहो कहता है कि अगर उसे घुड़सवारी आती होती तो वे 5 दिन में पहुंच जाते। योनियो कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की है, और उसका भाई कहता है कि वह उसे दोष नहीं दे रहा था, बस उसके सवाल का जवाब दे रहा था। योनियो कहता है कि उन्हें आराम करना चाहिए, और क्या उसे पता है कि पहाड़ी कितनी खड़ी है, वह सच में बहुत थक गया है। उसे लगता है जैसे उसकी पीठ और पिछवाड़ा फटने वाले हैं। वह एक खेत में खड़े पेड़ की ओर इशारा करता है, यह कहते हुए कि वे लोग भी आराम कर रहे हैं। सोनहो उधर देखता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वे सिर्फ सो नहीं रहे हैं। वह अपने घोड़े से कूदकर उतरता है और योनियो पूछता है कि वह क्या कर रहा है। सोनहो उनके पास जाता है और नीचे देखता है, लाशों पर मक्खियां देखता है, और योनियो फिर पूछता है कि वह क्या कर रहा है। लेकिन सोनहो कहता है कि वे बहुत देर से पहुंचे, क्योंकि इन सभी लोगों की मौत हो चुकी है। योनियो चिल्लाने लगता है और सोनहो उसे यह देखने के लिए कहता है। जैसे ही वह उनमें से एक के कपड़े उतारता है, एक आदमी के सीने पर फूल के आकार का घाव दिखाता है। वह कहता है कि इसे फ्लावर इंडल्जिंग पाम कहा जाता है। योनियो पूछता है कि यह कैसा अजीब नाम है, और सोनहो कहता है कि पहले इसे क्रिम्सन फ्लावर पाम कहा जाता था, लेकिन एक बलात्कारी सियोजुएक नामक व्यक्ति ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर बुरे काम किए, इसलिए इसका नाम फ्लावर इंडल्जिंग पाम पड़ गया। योनियो पूछता है कि क्या वह यह कहना चाह रहा है कि यहाँ कहीं कोई बलात्कारी घूम रहा है। सोनहो कहता है कि वह उन महिलाओं के पीछे जाता है जो पहाड़ों पर चढ़ रही होती हैं, और ये लाशें इस बात का संकेत हैं कि उसने किसी महिला को पकड़ने की कोशिश करते हुए उन पर घात लगाई थी। दूसरे शब्दों में, यहाँ कहीं आसपास कोई महिला खतरे में है। वह जमीन से छलांग लगाता है, अपने भाई से कहता है कि यहीं रुको, और वह ऐसे उड़ जाता है जैसे वह सुपरमैन हो। और योनियो पूछता है कि क्या उसे वाकई इन बदबूदार लाशों के साथ यहीं रहना है, लेकिन उसका भाई तो बहुत दूर जा चुका है। योनियो समझ जाता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, और वह घृणा से देखता है, क्योंकि वह 2 घोड़ों के साथ फंसा हुआ है जो भी बदबू मार रहे हैं, और असली सड़ती हुई लाशें भी हैं, और वह कहता है कि उसकी तो अब खैर नहीं। उस रात बाद में वह कहता है कि उसे नहीं पता उसका भाई कहाँ है, क्योंकि उसे बहुत देर हो रही है, और उसे तो बस उसे अपने साथ ही ले आना चाहिए था। वह सोचता है कि शायद कुछ हो गया है, लेकिन और कोई वजह नहीं हो सकती कि उसका भाई इतनी देर कर दे। वह कुछ जानवरों की आवाज सुनने लगता है, और वह कहता है कि उसे कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वह ऐसे ही खड़ा रहा तो वह किसी बाघ का खाना बन सकता है। फिर उसके पीछे बिजली चमकती है, जिससे वह डर जाता है, और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब कुछ भीग जाता है, और वह ऊपर देखकर कहता है कि अब तो वह सच में फंस गया है। फिर हम उसकी चीख सुनते हैं, और वह सोचता है कि वह इस हालत में कैसे आ गया, क्योंकि उसने दोनों लाशों को घोड़े पर लाद दिया है और उन्हें पहाड़ी पर चढ़ा रहा है, यह कहते हुए कि वह उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वे शायद बन सकते हैं कुछ बाघ का खाना है, और वह उन्हें दफना भी नहीं सकता, क्योंकि बारिश हो रही है और अब उसे कहीं शरण ढूंढनी है। जब वह घोड़े को धक्का दे रहा है तो घोड़ा उस पर गुस्सा हो रहा है, और योनियो पूछता है कि वह उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा है। नीचे तेज बहती नदी और उनके खड़ी चट्टान के किनारे होने के कारण घोड़ा तनाव में आ जाता है। तभी बिजली गिरती है, जिससे घोड़ा डर जाता है और योनियो को लात मार देता है। योनियो चिल्लाता है और पीछे की ओर पहाड़ी से गिरने लगता है। उसका सिर, उसकी पीठ और फिर एक बार फिर सिर टकराता है, और वह नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। वह कराहता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह कमबख्त घोड़ा ऐसा कर सकता है, लेकिन जब वह इधर उधर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह एक गुफा में है और वहां बारिश नहीं हो रही। वह चिल्लाने लगता है, कहता है कि आखिरकार उसे शरण मिल गई, और घोड़े भी उसके पीछे पीछे गुफा में आ जाते हैं, अभी भी उन दोनों आदमियों को लादे हुए। योनियो उन्हें एक चट्टान से बांध देता है, ये कहते हुए कि वह उन्हें मार भी नहीं सकता, और यही वजह है कि वह घर पर रहना पसंद करता है। उसने गुफा के बाहर एक निशान छोड़ दिया है, ताकि उम्मीद है उसका भाई उसे ढूंढ सके, लेकिन वह अंदर ही अंदर थोड़ा चिंतित है, यह महसूस करते हुए कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। वह बस लेटने और सोने की कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो वह अपने भाई के बारे में सोचने लगता है, यह कहते हुए कि उसे सच में उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं हुआ होगा। लेकिन वह कहता है कि उसका भाई मजबूत है और उसे यकीन है कि वह ठीक रहेगा। जैसे ही वह सोने लगता है, घोड़े रस्सी को खा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, उसे गुफा में अकेला छोड़कर। जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही फिर से शाम हो जाती है। भाई सच में पूरे दिन सोता रहा, लेकिन फिर एक आभा उसके चारों ओर घेरने लगती है, जब वह अपनी नींद के बीच में गुफा के बीच में तैरने लगता है। यह उसे छत की ओर उठा लेता है और फिर उसे गुफा के और गहराई में तैराता है, जबकि वह अभी भी पूरी तरह से सोया हुआ है। फिर उसका सिर एक चट्टान के आर पार होने लगता है और वह ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह कभी गुफा में था ही नहीं। जब उसे होश आता है तो वह सोचता है कि वह क्या देख रहा है, क्योंकि कमरे में एक अजीब सी हरी आभा तैर रही है। वह कहता है कि यह अजीब है और यह उसी गुफा जैसा लग रहा है जिसमें वह था, और वह सोचता है कि शायद वह नींद में और गहराई में लुढ़क गया हो। फिर वह एक आवाज सुनता है जो उसे नियति वाला मानव कहकर बुला रही है। वह चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है और ऊपर देखकर हैरान हो जाता है। फिर एक गोला उसे नियति वाली जगह पर स्वागत करता है और उसे अपनी चमकदार तलवार का उत्तराधिकारी कहता है। योनियो पूछता है कि क्या यह चमकती हुई चीज बोल रही है। गोला कहता है कि वे भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे जा चुके हैं और वे समय और स्थान से परे से बोल रहे हैं। अगर वह उनका प्रस्ताव स्वीकार करता है तो वह दुनिया पर राज करेगा।
योनियो डरने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यह कोई भूत है और वे उसे डरने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि वे पहले ही मर चुके हैं, केवल उनकी इच्छा ही पीछे रह गई है और उन्होंने यह सब उसके लिए तैयार किया है जो बाद में यहां पहुंचेगा, इसलिए उसे बिना किसी संदेह के इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। योनियो कहता है कि यह स्थिति जानी पहचानी लगती है, एक गुफा जिसमें कोई इंसान नहीं है और एक बूढ़े आदमी की इच्छा। यह महसूस करते हुए कि यह वही बात है जो कई मुरिम कहानियों में बताई जाती है, वह कहता है कि यह एक नियति से जुड़ी मुलाकात है और खुश होने लगता है। वह कहता है कि स्वर्ग उसके अच्छेपन के लिए उसे इनाम दे रहा है। अगर वह यहीं पर मजबूत बन जाता है तो उसे मार्शल ट्रेनिंग हॉल में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही और भी उसे बताता है कि समय नहीं है, उन्हें उसकी तलवार को विरासत में लेना है और दुनिया के नैतिक सिद्धांतों को लिखना है, वे सिखाएंगे। वह खुद को अनंत तक प्रशिक्षित कर सकता है। यूनियो बस उनकी हर बात से सहमत होता जा रहा है। ऑर्ब कहता है कि अगर उसमें उसका खून है तो वह काफी प्रतिभाशाली होना चाहिए और अगर वह यहाँ 30 साल तक कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले तो वह उसकी तकनीक को कुछ हद तक दोहरा सकेगा। यूनियो पूछता है कि क्या उसने सही सुना और क्या वाकई 30 साल है। वे कहते हैं हाँ, सिर्फ 30 साल। यूनियो उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि उसे नहीं लगता कि यह सब उसके लिए है और उसे यह दोगुना करके अगले व्यक्ति को दे देना चाहिए। ऑनर एक सेकंड के लिए चुप रहता है, फिर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि उसका मतलब क्या है। यूनियो कहता है कि वह यहाँ 30 साल रहने के बजाय इसे छोड़ना पसंद करेगा। मैड डॉग कहानी समझाना जारी रखता है और कहता है कि वही मुलाकात थी जिससे हारने वाला यूनियो इतना ताकतवर बन गया। वह ऑर्ब से भागने लगता है और ऑनर्ब उसे रुकने के लिए कहता है। यूनियो मुड़ता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आकार लेता है जो कहता है कि बस एक सेकंड रुक जाओ। और फिर उसका नाम बैक महान है, जिसका अर्थ है व्हाइट इन्फिनिटी, श्वेत अनंतता। यूनियो महान को एक पल देखता है और कहता है कि उसे पता था कि वह एक ठग है। बूढ़ा आदमी हैरान होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। यूनियो कहता है कि उसने एक चीज होने का नाटक किया और जब वह काम नहीं आया तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। महान कहता है कि वह नाटक नहीं कर रहा था, वह वास्तव में एक आत्मा है जो अपने शरीर को छोड़ चुकी है। यूनियो पूछता है कि क्या उसे सच में इस बात पर विश्वास करना चाहिए, इससे पहले कि वह चिल्लाता है और सीधा उसके सिर के आर पार मुक्का मारता है। जैसे ही हम देखते हैं कि उसका पूरा हाथ उसके आर पार जाने लगता है, वह बूढ़े आदमी के आर पार गिर जाता है, जो पूछता है कि वह क्या कर रहा है। यूनियो घबरा जाता है क्योंकि वह सच में एक भूत है। महान कहता है कि वह भूत नहीं है, यह आत्मा संचरण कला है जिसे केवल बहुत उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनियो कहता है कि वे लोग उसके जैसे लोगों को भूत कहते हैं और वह कहता है कि वह भूत नहीं है और चिल्लाने लगता है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है जहां मैड डॉग कहता है कि इसी तरह यूनियो की अपने गुरु से मुलाकात हुई थी। इतिहासकार पूछती है कि क्या ऐसा सच में होता है और वह कहता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसे केवल सबसे योयो पूछता है कि क्या सीखने का कोई आसान तरीका है और महान कहता है कि इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। योयो कहता है कि अगर वह कम से कम बोलता नहीं तो यह कम परेशान करने वाला होता और यही वजह है कि उसे एक प्रतिभाशाली गुरु से मिलना चाहिए। ये शब्द महान के दिमाग में गूंजते रहे, लेकिन उसने फिर भी अपना गुस्सा रोके रखा और अगर उसका असली शरीर होता तो वह क्रोध के कारण की विचलन और पतन का शिकार हो जाता। वह कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सिर्फ सफलता और अपनी मार्शल आर्ट्स को आगे बढ़ाने की चाहत रखी, जिससे उसकी आत्मा इस भयानक स्थिति में आ गई। उसे यह सब सहने के लिए मजबूर होना पड़ा और अगर उसका शरीर होता तो वह इस बच्चे की अच्छी तरह पिटाई करता ताकि उसे सबक सिखा सके। योयो फर्श पर लौटने लगता है और महान से पूछता है कि उसने यह कैसे किया। महान पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। योयो कहता है कि वह पत्थर का दरवाजा गिरा रहा था और पूछता है कि क्या वह उस शक्ति का इस्तेमाल अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए नहीं कर सकता ताकि उसे मार्शल आर्ट्स सिखा सके। वह कहता है कि उसने बस एक डिवाइस पर लगी डोरी खींची थी जिसे उसने पहले से ही बना लिया था और योयो पूछता है कि वह यह कैसे कर सकता है जब उसका शरीर ही नहीं है। और महान कहता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है।
उसने बस मानसिक शक्ति से की का इस्तेमाल कर डोरी को खींचा था। फिर उसे समझ में आता है कि योयो किस बारे में बात कर रहा है और वह हंसने लगता है, सोचता है कि उसने पहले ही इस बारे में क्यों नहीं सोचा। योयो सोचता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ है और क्या वह आखिरकार पागल हो गया है। वह कहता है कि वह इस बात पर बहुत अटका हुआ था कि उसका शरीर नहीं है, या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अधूरे हिस्से हैं, चूंकि वह 300 सालों से इस आत्मा को बनाए हुए है। लेकिन उसकी वजह से उसने कुछ अच्छा सीख लिया। योयो पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, और जैसे ही वह सुनता है उसे अपने चेहरे के पास कुछ छूता हुआ महसूस होता है और एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वह मुड़ता है, सोचता है कि अभी अभी वह क्या था, और हम देखते हैं कि उसके बगल की दीवार में एक पत्थर ढंसा हुआ है। और महान कहता है उसकी वजह से उसे एहसास हुआ कि भले ही उसका शरीर न हो, वह जब चाहे पत्थर हिला सकता है। योयो घबरा जाता है। महान कहता है कि इसका मतलब है कि अगर वह पत्थर हिला सकता है तो वह ऐसे काम भी कर सकता है जैसे कि वह उसे शॉटगन करने की तैयारी करने लगता है। योयो चिल्लाता है, कहता है रुको, और उसे बूढ़ा और भी देर तक यह पूछते हुए कि वह उस पर विश्वास क्यों नहीं करता, लेकिन फिर वह उलझन में पड़ जाता है क्योंकि महान अपनी भौतिक रूप में है और उसे इधर आने के लिए कहता है। योयो पूछता है कि क्या हो रहा है, और महान कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स सीखी है और उसकी आशा थी कि वह इसका अंत देख सके। इसलिए उसने मार्शल आर्ट्स के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं की और केवल उन्हें ही पीछा करते करते वह एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी बन गया जिसे उसके कबीले ने दूर दूर रखा। योयो सोचता है कि आज उसके साथ क्या हो गया है, क्योंकि यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। महान कहता है कि जब वह इस बारे में सोचता है तो यह स्पष्ट था कि उसका कबीला उसे ढूंढने क्यों नहीं आया। आखिरकार उसने अपने बच्चों और परिवार को सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए छोड़ दिया था। उसे लगा था कि मार्शल आर्ट्स का अंत देखना उसे वह सब कुछ दे देगा जो वह चाहता था, लेकिन आखिर में वह गलत था। उस सपने का पीछा करने से ही उसे यह एहसास हुआ कि वह असल में क्या चाहता है। मार्शल आर्ट्स वही है जो इंसान करते हैं, इसलिए लोगों के साथ न चलकर तलवारबाजी का अंत देखना बेकार है, और योयो ने ही उसे यह एहसास दिलाया। उसने पहली बार किसी को कुछ सिखाया। वह गुस्से में था, चिढ़ा हुआ था और बहुत निराश भी था, लेकिन उसने खुशी भी महसूस की और उसे योयो को बढ़ते हुए देखकर आनंद मिला। साथ ही उसे स्नेह का भी एहसास हुआ। योयो पूछता है कि उसके साथ क्या हो गया है। वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। महान कहता है कि वे नहीं मिलेंगे क्योंकि अब समय आ गया है। योयो हैरान होकर पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह इस बात पर यकीन कर लेगा, क्योंकि उसने कहा था कि उसे 30 साल तक प्रशिक्षण लेना चाहिए और अभी तो केवल 5 साल हुए हैं, तो उसे अभी 25 साल और रहना होगा। महान कहता है कि उसने ऐसा कहा था, और योयो पूछता है कि फिर मामला क्या है। जो आंतरिक चीज उसने उसे एक औषधि के रूप में दी थी, वह इसलिए थी ताकि वह यहां बिना खाए रह सके। यह उतना आसान नहीं है बनाए रखना जितना वह सोचता है, और अब उसमें कोई शक्ति नहीं बची है, इसलिए अब उसके लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। योयो पूछता है कि उसने उसे कभी बताया क्यों नहीं। अगर उसने बताया होता तो वह चला जाता, खाना ढूंढता और वापस आकर प्रशिक्षण करता। महान अपने व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वह वापस आ जाता और वह उसकी भावना को समझता है। फिर वह उठता है और कहता है कि उसने उनके साथ बिताया हुआ समय बहुत पसंद किया और वह चाहता था कि वह उसे दुनिया घूमते और जगह जगह घूमते हुए देखे, लेकिन यह भी ठीक है। और वह उसे अपनी आंखों में बहुत स्नेहिल नजर से देखता है। वह पहले ही योयो को दुनिया में इधर उधर घूमते हुए, उसे उलट पुलट करते हुए देख सकता है। वह उसे कहता है कि दुनिया को देखो और उसे अपने भीतर समेट लो, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी, और यह भी कि उसे दुनिया देखने से पहले लोगों को देखना चाहिए। ऊपर देखते हुए उसने यह नहीं देखा कि उसके पैरों के नीचे क्या है, और उसे वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो उसने की थीं। और अगर कोई और उसके अस्तित्व, उसकी गतिविधियों और उसकी तलवारबाजी के बारे में नहीं जानता, तो महान उनमें ही रहेगा, क्योंकि वे सभी योयो के भीतर निवास करते हैं। वह कहता है कि अगर वह असाधारण या महान नहीं भी है तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं है।
यो उसे बताता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो उसने नहीं सीखा है और उसके लिए यह ठीक नहीं है कि वह न सीखे, उसे कम से कम एक दिन और रुकना चाहिए। महान नीले धुएं में बदलता हुआ कहता है कि आखिर में उसे बस खुश रहना चाहिए। यो उसकी ओर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन समझ जाता अब बहुत देर हो चुकी है। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहता है और फिर फूट फूट कर रोने लगता है, यह कहते हुए कि वह उसे पहले बता सकता था। अब वापस वर्तमान में योनो गुस्से में है। वह कहता है कि इसी वजह से वह बिना बताए चला गया था। जैसा कि हम देखते हैं, वह योनो के कपड़ों पर लिखकर उन्हें खराब कर देता है। योनो कहता है कि उसे अच्छे से ही चले जाना चाहिए था और वह सोचता है कि आखिर वह ऐसा क्यों करेगा। गायब होने से पहले महान ने योनो के कपड़ों पर एक संदेश लिखा था। सारांश में योनो की मार्शल आर्ट्स, जिसे उसने 5 साल में जितनी जल्दी हो सके सीखा था, अभी भी अधूरी थी। चूंकि महान के गायब होने के बाद वह ट्रेनिंग नहीं करता, उसने योनो के शरीर पर एक तरह की विशेषता लगा दी थी। वह ये थी कि जो आंतरिक अमृत उसने निगला था वह उसकी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बनाएगा और आप इसे अपने आप मजबूत होना समझ सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से वैसा नहीं है। अगर योनो द्वारा अनुभव की जा रही और प्राप्त की जा रही मार्शल आर्ट्स की गति अमृत की गति से धीमी है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा महान द्वारा सोख ली जाएगी और वह फट कर मर जाएगा। सारांश में, अगर वह आलसी रहा तो मर जाएगा। उसे पता था कि वह कमबख्त बूढ़ा आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है। महान उसे दुनिया घूमने और चीजें देखने के लिए कहता है। जब वह दुनिया देखेगा तो वह चीजों को महसूस करना सीखेगा। जब वह चीजों को महसूस करेगा तो वह चीजें सीखना शुरू करेगा। उसे छोटे इंसान बनने या छोटी जगह में रहने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे बड़ी चीजें देखनी है और बड़ा इंसान बनना है। योनो अपनी जीभ चटकाते हुए कहता है कि वह वाकई कमाल का आदमी है। वह आगे कहता है कि सबसे पहले उसे यूलिन जाना चाहिए और दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को ढूंढना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, और वहां रहने के बाद वह निश्चित रूप से कुछ महसूस करेगा। योनो बस यह सोचता है कि आखिर वह उसे पूरी दुनिया घूमने के लिए क्यों भेज रहा है। वह घर जाने वाला था, लेकिन अब वह सब कुछ सुलझाने के बाद ही वापस जाएगा, इसलिए उसके परिवार को चिंता नहीं करनी चाहिए और उसे यकीन है कि उसका भाई ठीक है। वह इधर उधर देखता है और कहता है कि उसे वही करना है जो जरूरी है। जाने से ठीक पहले वह उस गुफा को झुककर प्रणाम करता है जिसमें वह महान से मिला था। वह कहता है कि वह वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह आखिर तक उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वह सोचता है कि आखिर यूलिन है कहां और वहां कैसे पहुंचा जाए। गुफा के अंदर हम फिर से महान का रूप बनते हुए देखते हैं और वह एकदम राक्षस की तरह हंसने लगता है, यह कहते हुए कि अगर वह दुनिया के बारे में नहीं सीखेगा तो वह मम्मी की तरह सूख कर मर जाएगा। वह सोचता है कि आखिर दुनिया में किस तरह की मार्शल आर्ट्स मौजूद हैं और वह उसे कहीं अनजान जगह में बस ऐसे ही नहीं रहने दे सकता। दुनिया बहुत बड़ी है कि उसे ऐसा करने दिया जाए और उसकी मार्शल आर्ट्स की बर्बादी है, उसे हरामी कहता है। यहीं पर वह सच में धीरे धीरे गायब होने लगता है और कहता है कि वह योनो की वजह से खुश था और वह भी चाहता है कि वह भी खुश रहे। योनो हवा में बदलाव की खुशबू महसूस कर सकता है और एक बार फिर अपने गुरु के बारे में सोचता है। और इसके साथ ही समय बीत चुका है और अब वह एक जगह है जिसका नाम है कैफेंग। उसके कपड़े बिल्कुल गंदे हैं, उसके छोटे कुत्ताश जैसा है और पूछता है कि क्या यह काव फेंक है। हम देखते हैं कि जिससे वह बात कर रहा है वह एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठा है, सोच रहा है कि यह कौन है और कहता है हाँ, और यह भिखारी संप्रदाय की शाखा का नेता जांगिल है। कुछ वह पागल कुत्ते जैसा दिखता है। योल कहता है कि वह कुछ पूछने आया है। जांगिल पूछता है कि क्या उसके पास पैसे हैं और योल पूछता है कि क्या वाकई उसे पैसे देने पड़ेंगे। जांगिल कहता है बिल्कुल, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। वह योल को गौर से देखता है और कहता है कि उसकी आवाज से लगता है कि वह मुश्किल से 20 साल का है, लेकिन उसका चेहरा 50 से भी ज्यादा का लगता है और उसने जितने भी भिखारी देखे हैं उनमें ऐसा भिखारी कभी नहीं देखा, बल्कि वह तो किसी भूत जैसा लगता है। वह चाहता है कि वह यह काम मुफ्त में कर दे क्योंकि लगता है कि वे एक ही संप्रदाय के हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ नियम है। योल पूछता है कि वह एक ही संप्रदाय से होने का क्या मतलब है और जांगिल कहता है कि वह देख सकता है कि वे हैं। योल पूछता है कि आखिर वह भिखारी जैसा कैसे दिखता है और अपना सीना थपथपाने लगता है, और जांगिल कहता है कि वह तो साफ तौर पर हार गया है और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वह उसे जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए उसे यहाँ से चला जाना चाहिए और कुछ भीख मांगकर पैसे लेकर आना चाहिए। योल पूछता है कि वह ऐसा क्यों करेगा जब वह भिखारी है ही नहीं। जांगिल कहता है कि उसके लिए भीख मांगना तो स्वाभाविक ही है और वह ऐसा दिखता है कि अगर वह जहां बैठता है वहां एक टोकरी रख दे तो पैसे कमा सकता है। सोचता है कि वह अपनी प्रतिभा क्यों बर्बाद कर रहा है। यह महसूस करते हुए कि यह एक अच्छा मौका है, वह पूछता है कि क्या वह साथ में काम करना चाहेगा।
इसके बाद दृश्य योनियोल पर कटता है, जो अपने नीचे ढेर सारे पैसों को देख रहा है और जांघिल कांप रहा है और घबराने लगता है। कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इस शाखा के आधे साल के संचालन खर्च आधे दिन में कमा लिए और कि धन के देवता उनसे मिलने आ गए हैं। जांघिल पूछता है कि वह क्या जानना चाहता है और योनियोल प्रसिद्ध विद्वानों और लोहारों के स्थानों, शौकों और विशेषताओं की सूची चाहता है। वह एक के बाद एक सूची बताता रहता है और जांघिल कहता है कि उसने उससे वादा किया था, इसलिए वह उसे बता सकता है, लेकिन उसे 7 दिन बाद वापस आना चाहिए। योनियोल कहता है कि उसके पास जाने के लिए कहीं और नहीं है, इसलिए वह यहीं रुक जाएगा। जांघिल कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और कुछ दिनों बाद जांघिल को अपने उन शब्दों पर पछतावा हुआ। संघ के एक सदस्य ने उसे बताया कि कोई परेशानी हो गई है। योनियोल पूछता है कि भिखारियों के लिए आखिर कैसी परेशानी हो सकती है और वह आदमी कहता है कि उसे लगता है कि वे सब भूख से मरने वाले हैं। जांघिल पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह आदमी जांघिल से कहता है कि जल्दी आकर यह देखो, और वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जैसे ही व्यापारी इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अगर वे भिखारी हैं तो कम से कम उन्हें उस स्तर पर होना चाहिए, वे योनियोल पर पैसे बरसा रहे हैं, कहते हुए कि इस बेचारे को खाने के लिए कुछ चाहिए। जांघिल बस इसलिए हैरान था क्योंकि पता चला कि योनियोल ने पहले ही भिखारियों की दुनिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योनियोल जम्हाई लेते हुए कहता है कि उसे प्यास लगी है। जांघिल आदमियों से कहता है कि उसे पानी लाओ और योनियोल कहता है कि कटोरा गंदा है। जांघिल उस आदमी को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है, कहता है कि उसे नया कटोरा लाना चाहिए और उसे बेवकूफ भिखारी कहता है। यह तो अपने ही लोगों पर हमला करने जैसा है। योनियोल यह भी शिकायत करता है कि पानी गुनगुना है और जांघिल उन्हें कहता है कि पहाड़ों से ठंडा पानी लेकर आओ। योनियोल वहीं लेटा रहता है, वहीं रुक जाता है, ये कहते हुए कि यह वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन जांघिल गुस्से में है। वह कहता है कि वह भिखारी संप्रदाय का शाखा प्रमुख है और उसे इस बेवकूफ भिखारी के लिए नौकर की तरह काम करना पड़ रहा है। यह बहुत अपमानजनक है, लेकिन अगर वह उसे बाहर निकाल देता है तो उसके लोग भूखे मरेंगे। और वह सोचता है कि जो जानकारी उसने मंगवाई थी वह कब तक आएगी। वह योनियों की पीठ दबाने लगता है, लेकिन कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे सब चुपचाप मर जाएंगे। कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि आखिरकार उन्हें जानकारी मिल गई है, और जांघिल उत्साहित हो जाता है, कहता है आखिरकार, और वह योनियों की पीठ में गहराई से मालिश करने लगता है। योनियो जानकारी पढ़ रहा है और पूछता है कि क्या यही सब कुछ है। जांघिल पूछता है कि उसका मतलब क्या है और योनियो पूछता है कि क्या वे सच में उसे ऐसी चीज बेचना चाहते थे। जांघिल जानकारी मांगता है और उसे पढ़ने लगता है और बस उलझन में है, सोचता है कि क्या वे सच में उन सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो सिर्फ आधा है जो उसने मांगा था और यह बुरा है, इसलिए उसे कुछ करना होगा। योनियो सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पर्याप्त पैसे नहीं दिए, लेकिन जांघिल कहता है कि वह कुछ करने से पहले इंतजार करे और वह योनियो को सड़क की ओर धकेलने लगता है। कहता है कि अब वे उसे और भीख नहीं मांगने दे सकते और उसे इसी रास्ते जाना होगा क्योंकि वह उसे कुछ नई जानकारी देगा। वे एक शानदार जगह के अंदर हैं, एक महिला के सामने खड़े हैं जो कहती है कि उसे यहाँ देखना दुर्लभ है और उसे फॉक्स डॉग कहकर बुलाती है। यह काय फेंग की हाउ संप्रदाय की शाखा की नेता है जिसका नाम है गुई नांग नांग। जांघिल उसे अभिवादन करता है और योनियो पूछने लगता है कि वह फॉक्स डॉग से क्या मतलब रखती है और क्या वह सच में उसका उपाधि है, कहते हुए कि वह तो एक छोटा कुत्ता है। जांघिल चिढ़ जाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन हर बार जब वह बोलने की कोशिश करता है योनियो उसे बार बार कुत्ता कहकर बुलाता रहता है। नांग नांग कहती है कि यह हैरान करने वाला है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि काय फेंग शाखा का नेता हाउ संप्रदाय से जानकारी लेने आया है, और वह मानती है कि उसे पता है कि वे प्रतिद्वंदी हैं। वह कहता है कि वह भिखारी संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, बल्कि वह यहाँ एक ग्राहक को लाया है, और योनियो बस उसे बार बार कुत्ता कहकर बुलाता रहता है। वह पूछती है कि क्या वह अभी मजाक कर रहा है या नहीं, और अगर सच में भिखारी संप्रदाय नहीं पूछ रहा है जब ग्राहक खुद एक भिखारी है, तो क्या वह उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है या यह कोई मजाक है क्योंकि उनके पास भिखारियों को बेचने के लिए कोई जानकारी नहीं है। योनियो कहता है कि वह भिखारी संप्रदाय से नहीं है। नांग नांग कहती है कि अगर वह उन्हें अपमानित करता रहा तो उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसे यह समझना चाहिए कि उनके पास भी गर्व है। योनियो सोचता है कि क्या उसने सुना नहीं। वह कहता है कि उसे लगा था कि हाउ संप्रदाय एक खुफिया संगठन है, लेकिन वह तो यह भी नहीं जानती कि वह भिखारी संप्रदाय से है या नहीं, और वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह जानकारी बेचकर अपना गुजारा कर रही है जब उसे इतनी साधारण सी बात भी नहीं पता, जब उनके बुनियादी ज्ञान इतने खराब हैं। वह गुस्सा हो जाती है और उकसावे में आ जाती है और किसी गोंगम्यो नाम के व्यक्ति को बुलाती है। वे कहते हैं
जी मैडम। और वह गोंगमियों से पूछती है कि येन्यो कौन है। वे कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह निश्चित रूप से भिखारी संप्रदाय से नहीं है। वह निराश हो जाती है और येन्यो कहता है कि अब तो वह जानकारी बेच सकती है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि उसे नहीं बेचना और वह बाहर जा सकता है। येन्यो हंसते हुए कहता है कि उसमें बिल्कुल भी व्यापारिक सोच नहीं है, क्योंकि वह उसे भुगतान करने की पेशकश कर रहा है, फिर भी वह मना कर रही है और वह अंदाजा लगाता है कि यह नहीं है। हम देखते हैं ब्रांच मैनेजर हाउस सेक्ट की। वो कहती है कि तुम जैसे भिखारी का हमारे सेक्टर में आने का क्या मतलब हुआ, और अपने शासन को और हमारे एमसी के ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है। ही का दोस्त उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी उस अशासन को एक ही मुक्के में क्लियर कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस अशासन को, उसका सर शरीफ के फ्लोर में धंसा हुआ होता है और वह कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और उसका दोस्त उसको रोकने की कोशिश करता है। कि ये कहती हैं कि उन्हें नहीं पता येओन्हो यहाँ किस मकसद से आया है, लेकिन चूंकि उसने उनमें से एक को चोट पहुंचाई है, येओन्हो अब बिना चोट खाए यहाँ से नहीं जा सकेगा। येओन्हो कहता है, क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? उसने उसे बताया कि यह एक गलती थी। येओन्हो ने उसे बस हल्के से मारा क्योंकि उसने पहले येओन्हो को मारने की कोशिश की थी। गुस्से भरे चेहरे के साथ शाखा नेता गीहिए येओन्हो को गालियां देती हैं। वह कहती हैं कि अनौपचारिक मुरिम के तरीके बहुत सरल हैं। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। योनो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह तो किसी सूदखोर की बकवास जैसी लगती है। शाखा नेता गिहिए कहती हैं कि वे बस योनो के चेहरे से थोड़ा सा मांस काट लेंगे और मामला खत्म कर देंगे। योनो कहता है, माफ करना, लेकिन उसे बताना पड़ेगा कि उसके चेहरे पर तो वाकई कोई चर्बी नहीं है। वह हाल ही में ठीक से खा भी नहीं पाया है। शाखा नेता गिहिए काफी गुस्सा हो जाती हैं और फोर शैडोज को योनो को मारने का आदेश देती हैं। जब फोर शैडोज येओन्हो पर हमला करते हैं तो येओन्हो अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए कहता है कि उसे लगा था वे बस उसके चेहरे से थोड़ा सा मांस काटेंगे, लेकिन अब तो वे उसे मारना चाहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह डरावना है। एक ही पल में योन्हो उन्हें ध्वस्त कर देता है। फिर से मैं उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति को समझा नहीं सकता। माफ कीजिए। कोई हिले नहीं। ची का उत्सर्जन करते हुए योन्हो कहता है कि वह अभी मारना नहीं चाहता। यह देखकर जांगिल अवाक रह जाता है। शाखा नेता गीहिए सोचती हैं कि योन्हो की आभा किसी मार्शल मास्टर जैसी है। योन्हो कहता है कि उसके गुरु ने उसे बताया था कि अगर कोई एक बार हमला करने को तैयार है तो वह 3 या 4 बार भी हमला करने को तैयार होगा। इसलिए योन्हो को कभी ऐसा होने नहीं देना चाहिए। योन्हो कहता है कि उसे वह बूढ़ा आदमी पसंद नहीं है, लेकिन उसने कभी कुछ गलत नहीं कहा। डर के मारे शाखा नेता गीहिए सोचती हैं कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह संभाल सके। उसे खुद को संभालना होगा, और अगर उसने कोई गलती की तो हाउस सेक्ट की यह पूरी शाखा शायद अपने पतन का सामना कर सकती है। शाखा नेता गीहिए जल्दी से खुद को संभालती हैं और येओन्हो से पूछती हैं कि वह क्या चाहता है। येओन्हो कहता है, जानकारी, और शाखा नेता पूछती हैं कि किस तरह की जानकारी। जांगिल कहता है कि उसके पास कागजात हैं और वह उम्मीद करता है कि वह खाली जगहें भर सकती हैं। कागज को देखते हुए शाखा नेता सोचती हैं कि जांग इल ने योन्हो जैसे राक्षस को हाउस सेक्ट में इसलिए लाया क्योंकि वे इतनी साधारण समस्या भी हल नहीं कर सके। शाखा नेता गीहे कहती हैं कि इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बस उन्हें थोड़ा समय चाहिए। वह येओन्हो से पूछती हैं, क्या वह इंतजार कर सकता है? येओन्हो सकारात्मक रूप से जवाब देता है। शाखा नेता गीहे 15 मिनट का समय मांगती है। गुस्से वाले चेहरे के साथ वह जांगिल को अपने साथ चलने के लिए बुलाती हैं। कुछ समय बाद जांगिल वापस आता है और योनो उस पर हंसने लगता है, कहता है कि उसका चेहरा एक डम्पलिंग जैसा लग रहा है। योनहो जांगिल से पूछता है कि क्या शाखा वे ने उसे पीटा। योनहो आगे कहता है कि उसे लगता है कि भिखारी संप्रदाय कुछ भी नहीं है क्योंकि वे हाउस संप्रदाय से पिट रहे हैं। जांगिल पूछता है, क्या वह महिला हाउस संप्रदाय की एक साधारण सदस्य लगती है? जांगिल कहता है कि वह हाउस संप्रदाय के नेता की बेटी है और वह भविष्य में हाउस संप्रदाय की नेता बनेगी। वह चमत्कारी दवाएं ऐसे खाती थीं जैसे खाना खाती हो और उसे हर तरह की अच्छी चीजें मिलती थीं, तो जांगिल उसके सामने कैसे टिक सकता था? फिर ब्रांच लीडर गुए जांगिल के पीछे प्रकट होती है। वह कहती है कि वह जानकारी ले आई है और योनहो उसका धन्यवाद करता है। वह आगे कहती है, हालांकि उनके अपने नियम हैं। जांगिल कहता है, जानकारी की फीस। योनहो पूछता है, कितनी? वह कहती है, 5 नयोंग।
5 कांस्य नयोंग देते हुए योन हो कहता है कि यहाँ तो यह सस्ता है। लेकिन जांग इल योन हो को सुधारता है, चांदी के नयोंग। फिर योन हो पूछता है, इतना महंगा क्यों है? ब्रांच लीडर गुए कहती है कि असल में यह काफी उच्च सुरक्षा वाली जानकारी थी, इसलिए यह महंगी है। फिर योन हो उठता है और जाने लगता है। जांग पूछता है, वह कहाँ जा रहा है? योन हो कहता है कि उसे अपनी चांदी की नयोंग कमानी है। यह सुनकर जांगिल जमीन पर लेट जाता है और योन हो की टांग पकड़ लेता है, कहते हुए कि वह योन हो को यहाँ किसी वजह से लाया है। योन हो पूछता है, इसका क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से अनिच्छुक जांग इल योन हो से कहता है कि 1 सेकंड रुको। जांग इल ने वे सारी पैसे खर्च कर दिए जो वे योन हो ने कमाए थे, साथ ही जांग इल की छुपी हुई जमा पूंजी भी, ताकि वे 5 चांदी की नयोंग जुटा सके जो योन हो के पास नहीं थी। उसने उधार के लिए एक IOU आरण पत्र लिखा। चांदी देते हुए जांग इल सोचता है कि उसका दिल दुख रहा है। योन हो को एक दुष्ट कमीना कहते हुए जांग इल कहता है कि उसे अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी। जानकारी को देखते हुए योन हो कहता है कि यह वाकई में बहुत विस्तार से है। यह उस जानकारी से बिल्कुल अलग स्तर की है जो भिखारी लोग लाते हैं। योन हो अंदाजा लगाता है कि हाउस सेक्ट के लोग वाकई अलग स्तर के हैं। एक कागज का टुकड़ा पकड़े हुए योन हो कहता है कि वह भी ग्वांगड़ों को एक पत्र भेजना चाहता है और पूछता है कि क्या यह महंगा पड़ेगा। ब्रांच लीडर गुए कहती हैं कि यह एस्कॉर्ट एजेंसी से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन वह यह काम कर देंगी अगर योन हो उनके कुछ सवालों के जवाब दे दे। वह योन हो से उसका नाम और उम्र पूछती हैं। योन हो जवाब देता है कि उसका नाम वे योन हो है और वह 17 साल का है। जांगिल यह जानकर हैरान हो जाता है कि योन हो उससे छोटा है। जब ब्रांच लीडर गुए सुनती हैं कि योन हो सिर्फ 17 साल का है तो वह सोचती हैं कि उसकी मार्शल ताकत 17 साल के लड़के जैसी नहीं है। फिर उन्हें उसका नाम याद आता है, वे योन हो। उन्हें कुछ एहसास होता है और वह पूछती हैं कि क्या योन हो ग्वांगड़ोंग के वे कबीले का दूसरा बेटा है। योन हो पूछता है कि क्या वह उसे जानती हैं। ब्रांच लीडर गुए कहती हैं, बिल्कुल। ग्वांगड़ों के वे कबीले ने अनुरोध किया था, उनसे अनुरोध किया कि वे योन हो को ढूंढें। जांग इल योन हो से पूछता है कि क्या वह सान हो का छोटा भाई है। योन हो जांग हिल से पूछता है कि वह योन हो के बड़े भाई को कैसे जानता है। जांग इल कहता है कि सान हो उसका दोस्त है। ब्रांच लीडर गियोए योन हो से पूछते हैं कि क्या वह पत्र ग्वांगड़ों के वेई कबीले को भेज रहा है। कम से कम 10 दिन लगेंगे पहुंचने में। योन हो कहता है कि कोई बात नहीं, वे कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इंतजार किया है तो 10 दिन और भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांच लीडर गियोए एक लाल कपड़ा देते हैं, यह कहते हुए कि यह हाउस सेक्ट के विशेष अतिथि के रूप में पहचान देता है। अगर योन हो इसे जहां चाहे बांध दे तो हाउस सेक्ट का एक सूचनादाता उसे ढूंढने आ जाएगा। वह सोचती है कि कोई जो 17 साल की उम्र में 4 स्वॉर्ड्स को हरा सकता है, ऐसा कोई भी सेंट्रल प्लेन्स में नहीं है। उसके साथ ऐसा संबंध बनाना उनके लिए फायदेमंद होगा। योन हो कहता है कि यह उसके लिए बेकार है। ब्रांच लीडर गियोए कहती हैं कि ऐसे में वह अगली बार मुफ्त में जानकारी देंगी। वह कहती है कि यह खास तौर पर योन हो के लिए है। वे नहीं चाहते कि योन हो पहले हुई घटना की वजह से ग्राहक के रूप में खो जाए। योन हो हंसते हुए कहता है, असल में कुछ हुआ ही नहीं, है ना? जांगिल कहता है कि उसका चेहरा तो मोमोजी डम्पलिंग जैसा हो गया है और वह पूरी तरह से कंगाल हो गया है। ब्रांच लीडर कहती हैं कि ऐसा अक्सर होता है जब आप हारने वाले होते हैं। दृश्य बाहर शिफ्ट होता है जहां जांग इल अपने पैसे खोने से उदास नजर आता है। योन हो सीरियस चेहरे के साथ कहता है, पैसा आता जाता रहता है, वैसे भी एक भिखारी को इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। वह जांगिल से कहता है कि अपनी भिखारी वाली जड़ों को याद कर। जांगिल झुंझलाकर सोचता है कि वह इस बंदे को पीट भी नहीं सकता। जांगिल कहता है, वैसे भी योन हो को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई, तो अब उन्हें एक दूसरे से मिलना नहीं पड़ेगा। जांगिल को खींचते हुए योन हो कहता है कि एक समस्या है। जांगिल पूछता है। खुश चेहरे के साथ योन हो कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। जांगिल उसे पीटना चाहता था लेकिन वह नहीं कर सका। हाउस सेक्ट की ब्रांच में शिफ्ट होता है जहां हम ब्रांच लीडर गियोए को गहरी सोच में देखते हैं। वह गोंगमू को बुलाती है और कहती हैं कि मुख्य संप्रदाय को एक पत्र भेजें और उन्हें बताएं कि ग्वांगड़ों के वेई कबीले के दूसरे बेटे जो लापता हो गए थे अब एक मार्शल मास्टर के रूप में वापस आ गए हैं। योन हो ग्रेट हैंडलिम इंस्टीट्यूट पहुंचता है। हम ग्रेट हैंडलिम इंस्टीट्यूट सोंगलिम से परिचित होते हैं। हम एक विद्वान व्यक्ति को झील के किनारे बैठा हुआ अपनी चाय पीते हुए देखते हैं। हम तीसरे ग्रैंड स्कॉलर मुन योहान से परिचित होते हैं।
उनकी बेटी आती है और कहती है कि उनके लिए एक मेहमान आया है। हम मून योहान की बेटी मून यूनी से परिचित होते हैं। मून योहान कहते हैं कि आज उनके शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। उनकी बेटी कहती है कि उन्होंने कहा है कि वे उनके साथ गो शतरंज जैसा खेल खेलना चाहते हैं। गो का नाम सुनकर योहान बहुत खुश हो जाते हैं। यूनी योन हो को लेकर आती है। योन हो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वे कोई असुविधा नहीं पहुंचा रहे हैं। योहान कहते हैं बिल्कुल नहीं।